Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in SPC Government College अजमेर। बच्चों, अपन लोगों ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस चैप्टर शुरू किया था। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेसिस। ओके, आज हम शुरू करते हैं अपना जो नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक है, दैट इज़ एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, यानी अम्ल क्षार प्रबलता एवं कठोरता एवं मृदुता, है ना। इसमें अपन पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि व्हाट इज़ एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ओके, तो देखो, कठोरता और मृदुता और एसिड बेस स्ट्रेंथ एक दो अलग अलग कंसेप्ट है ना। तो हम एक एक करके अगर इस बात को समझें तो ये है कि अगर सपोज़ मैंने कहा कि ए बी कोई एसिड बेस से बना हुआ है कंपाउंड है, रिएक्शन देखिएगा आप, है ना। और ए डैश कोई दूसरा और एसिड है, ए बी में ए एसिड है, बी एक बेस है ना। तो ए डैश कोई दूसरा एसिड है, उसकी हम इससे रिएक्शन करवा रहे हैं, और अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ए डैश बी प्लस ए, है ना। तो आप क्या कहोगे कि जो कंपाउंड ए बी है उसमें जो एसिड ए है वो रिप्लेस हो गया ए डैश एसिड से, है ना। या हम कहेंगे कि ए डैश एसिड ने ए एसिड को प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए डैश एसिड है वो एक प्रबल एसिड है, एक प्रबल अम्ल है, जिसने एक दुर्बल अम्ल ए को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है ना भाई। इसी तरह से आप दूसरी वाली इक्वेशन देखें। इस दूसरी वाली इक्वेशन में क्या किया है हमने, इसमें हमने ए बी की रिएक्शन बी डैश से कराई है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो ए बी डैश प्लस बी है। तो अगेन हम क्या कहेंगे कि एक प्रबल क्षार बी डैश ने एक दुर्बल क्षार बी को प्रतिस्थापित कर दिया, है ना। तो अम्ल क्षार प्रबलता की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि जो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होगा वो क्रमशः प्रबल दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को उनकी अभिक्रियाओं में से प्रतिस्थापित कर देगा, है ना। अब बात यहाँ आ रही है कि जो रिएक्शंस हैं वो अगर राइट हैंड साइड में हो रही है तो हमने ये कह दिया कि ए की तुलना में ए डैश प्रबल अम्ल है और बी की तुलना में बी डैश प्रबल क्षार है ना। लेकिन यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो एसिड बेस स्ट्रेंथ है ना वो कोई एक एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है ना। मतलब वो एक सापेक्षिक या रिलेटिव पद है ना। हमें ये देखना, इसका कोई एक यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं होता है, वो डिपेंड्स करता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं, है ना। कि अगर जैसे सपोज अगर हम कोई एसिड बदल देते हैं तो उसका क्रम भी ये बदल जाता है ना। तो कहने का मतलब अम्ल क्षार प्रबलता जो है वो एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं होकर वो एक रिलेटिव है कि किसकी तुलना में कौन प्रबल है ना। देखो, मैं इसका एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ, है ना। कि जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हम सपोज रेफरेंस के लिए हमने ले लिया क्रोमिक अम्ल, क्रोमिक आयन लिया, है ना। ध्यान से सुना मेरी बात को। अगर रेफरेंस के लिए मैंने क्रोमिक आयन लिया, है ना, तो अब मैं इसकी रिएक्शन अलग अलग बेसिस से करवाऊंगी, है ना। तो हमें एक ऑर्डर प्राप्त होगा बेसिस का, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, क्रोमिक आयन के प्रति उसकी अफिनिटी की तरफ, है ना। लेकिन अगर मैं रेफरेंस को बदल दूं और क्रोमिक आयन के बजाय क्यूप्रस आयन ले लूँ, है ना, तो ध्यान से सुनना, और उन्हीं बेसिस की मैं रिएक्शन करवाऊँ उससे, तो आप देखोगे कि प्रबलता का क्रम अलग आएगा, है ना। तो कहने का मतलब हमने कौन सा रेफरेंस लिया है, कौन सा संदर्भ अम्ल लिया है जिससे कि उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर डिसाइड होता है ना। अगर हमारा रेफरेंस क्रोमिक आयन है तो क्षारों की प्रबलता का क्रम अलग होगा, और अगर क्यूप्रस आयन है तो क्षारों की प्रबलता का क्रम अलग अलग होगा, है ना। तो हमें कोई स्टैंडर्ड तरीका चुनना पड़ेगा जिसको कि हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही कारण है कि क्षारों की प्रबलता को हम H+ आयन के जलीय विलयन से ज्ञात करते हैं। बात समझ रहे आप मेरी बात, कि जो सबसे अच्छा तरीका वो क्या है कि H+ आयन के जलीय विलयन में हम B की रिएक्शन कराते हैं, है ना। यानी B मतलब क्या हो गया, बेस हो गया। तो जो क्षार जितनी ज़्यादा H+ की तरफ अपनी अफिनिटी को रखेगा, ओके, वो उतना ही प्रबल क्षार होगा, है ना। तो इस तरह से हम फाइनली बात क्या कर रहे हैं कि जो H आयन के प्रति जितनी ज़्यादा
अफिनिटी रखेगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। तो अगर हम कुछ क्षार ले रहे हैं जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन या SO3 2 माइनस आयन, सल्फाइड आयन, और इनकी अफिनिटी हम H+ की तरफ देखें तो आप देखोगे कि हाइड्रोक्साइड की अफिनिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है SO3 2 माइनस आयन की अफिनिटी, और सबसे कम अफिनिटी होती है फ्लोराइड की है। तो वी कैन से दैट हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस whereas SO3 2 माइनस इज कंपैरेटिवली वीकर एंड फ्लोराइड इज अ वीक बेस, है ना। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि हम पहली बात कर रहे हैं अम्ल क्षार प्रबलता की। क्षार की प्रबलता के लिए हमने स्टैंडर्ड तरीका ये लिया है कि H आयन की तरफ किसकी कितनी ज़्यादा अफिनिटी है। तो जो आयन H आयन की तरफ जितनी ज़्यादा अफिनिटी रखेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल क्षार होगा। सो हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सल्फाइड इज कंपैरेटिवली वीकर एंड फ्लोराइड इज अ वीक बेस, है ना। अब आप देखो, अगर इफ यू कंपेयर द हार्डनेस, देखो ध्यान से सुनना, तो हमने क्या कहा था कि जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन डोनर एटम होता है वो हार्ड बेसिस होते हैं। बताया था ना मैंने आपको। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं, इनकी ध्रुवणता बहुत ही कम होती है और इसलिए ये कठोर होते हैं, राइट। इसके अगर विपरीत अगर हम बात करें तो जो सल्फाइड है, सल्फर या जिनमें सल्फर या फास्फोरस डोनर एटम होते हैं वो सॉफ्ट बेसिस होते हैं बिकॉज दे आर ऑफ बिगर साइज एंड देयर पोलराइजेबिलिटी इज वेरी हाई। तो अब आप बात को समझना, ध्यान से सुनना। हाइड्रोक्साइड में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर है? बोलो। SO3 2 माइनस में डोनर एटम कौन है? सल्फर। और फ्लोराइड में तो फ्लोराइड है ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड तो क्या हुए? कठोर क्षार हुए या नहीं हुए? दीज आर हार्ड बेसिस whereas SO3 2 माइनस इज ए सॉफ्ट बेस। तो अब मेरी बात पे आप फोकस करना। मैंने क्या कहा कि एक तरफ अगर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें तो हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड दोनों क्या है? हार्ड है। लेकिन अगर हम अम्ल क्षार प्रबलता की बात करें तो हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू फ्लोराइड, है ना। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड इज अबाउट 10 to the power 13 times more as compared to that of fluoride. Okay, hence we say that hardness and softness and acid base strength are the two different aspects. Okay, अब now to understand this aspect we take the following equation, है ना। ये इक्वेशन अपन ने पहले भी डिस्कस की थी बच्चों। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आप क्या देखोगे? H+ एक सबसे कठोर क्या है? अम्ल है। इट इज़ द हार्डेस्ट एसिड। क्यों है? क्योंकि इसके पास एकमात्र प्रोटॉन होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आसानी से ध्रुवित नहीं होता, राइट। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो मिथाइल मर्करी आयन है वो सबसे मृदु अम्ल है। क्यों? क्योंकि Hg2+ एक मृदु अम्ल है और उस पर हम जब CH3 माइनस लगाते हैं तो वो उसकी मृदुता को और बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर मिथाइल मर्करी आयन इज द सॉफ्टेस्ट एसिड। ओके, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू पियर्सन सिद्धांत हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द हार्ड बेस, है ना, एंड ए सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेस, है ना। एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी संकुल बनाता है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि अगर हमारी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है ना, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा BH+, है ना। इसका मतलब हमारा क्षार क्या हुआ? कठोर क्षार हुआ। क्यों हुआ कठोर क्षार? बताइए क्यों? क्योंकि वो H+ के साथ जुड़ रहा है जो कि कठोर अम्ल है। ओके, एंड इफ आवर रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन एट राइट हैंड साइड डायरेक्शन, व्हाट वी विल से दैट द प्रोडक्ट मिथाइल मर्करी B+ is formed and our base is a soft base because methyl mercury ion is a soft base. Got it? Now अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K देखें तो what will happen? The concentration of the product upon the concentration of the reactant, अगर हम देखें तो ये उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता होती है। तो K इक्वल्स मिथाइल मर्करी B+ एंड H+ अपॉन BH+ एंड मिथाइल मर्करी आयन। ओके,
अब आप इस इक्वेशन को दो में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक में मैं ले रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ CH3Hg+, ओके, क्योंकि कुछ बन रहा है ना, ध्यान से सुनना, क्या वर्ड बोला मैंने, क्योंकि कुछ बन रहा है, इसलिए मैंने KS को क्या बोला, फॉर्मेशन कांस्टेंट, यानी बनने का स्थिरांक, ओके। सो दिस इज अगेन द कंसंट्रेशन ऑफ CH3HgB+ अपॉन concentration of B and methyl mercury ion, okay. Now see the other part of this equation, आप यहाँ देखेंगे तो BH+ का डिसोसिएशन हो रहा है B+H आयन में, तो इसे मैंने डिनोट किया Ka से। अब आप देखो कुछ टूट रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वियोजन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, हेंस Ka इज नोन एज द डिसोसिएशन कांस्टेंट और वियोजन स्थिरांक, and that is B into H+ upon BH+, okay. Now we combine equation 1, 2 and 3, तीनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, फाइनली वी गेट द वैल्यू K इक्वल्स KS प्लस Ka। देखो आप ध्यान से, है ना, तो हमारा क्या आ गया, K इक्वल्स KS प्लस Ka। अब आप दोनों साइड का लॉग ले लें, तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू log K इक्वल्स log KS प्लस log Ka, है ना। तो बच्चों आज हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। दिस टॉपिक इज नॉट completed, we will continue the same topic in my next video, okay. Thank you so much for watching this video.